मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। आज कंगना रनावत की वजह से देश की खबरों की जो प्रमुखता है वो उनके हिस्से में चली गई। कल से ही उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया है और रिया का मामला थोड़ा नीचे हो गया है। हमारे देश में वो खबरें हो रही हैं आजकल जिनसे पता नहीं 150 करोड़ लोग, 136-32 करोड़ लोग तो हम ही हैं, इतने लोगों का क्या सीधा मतलब है, लेकिन खबरें यही हैं। तो कंगना रनावत जी का समर्थन करने के लिए उनकी जाति बिरादरी की राजपूत करणी सेना मैदान में उतर गई है। तमाम लोग राजस्थान से अपनी गाड़ियों में सवार होकर तलवारें वगैरह लेकर उनके समर्थन में मुंबई पहुंच गए हैं और वो जहाँ जहाँ वो जा रही हैं वहाँ वो नारे वारे लगा रहे हैं। कल जब उनका ऑफिस वगैरह बीएमसी वाले तोड़ रहे थे तो वहाँ कुछ लोग नारे लगा रहे थे। जब एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ उनको रिसीव करने पहुंचे हुए थे, वगैरह वगैरह। कंगना रनावत जी को केंद्र सरकार ने हालांकि वाई सिक्योरिटी पहले ही दे दी है और उस सिक्योरिटी में ही वो वहाँ पहुंची थी। केंद्र सरकार के तमाम मंत्रियों के, तमाम प्रवक्ताओं के, तमाम चैनलों पर उनके समर्थक एंकरों के बयान उनके पक्ष में है। एक बड़ा माहौल जो सुशांत सिंह जी के लिए न्याय मांग रहा था वो एकाएक वो सारी सोशल मीडिया प्रोफाइलें उनके पक्ष में चल पड़ी हैं। आप अगर वो इस समय नेता बनना चाहें तो वो एक बड़ी नेता है और उनकी बड़ी उनके लिए प्रतीक्षा करने वालों की बहुत बड़ी कतार इस देश में पैदा हो चुकी है। फिलहाल वो जो भाषा वहाँ की सरकार के लिए जिससे उनका आमना सामना है इस्तेमाल करके, प्रवोक करके उन्होंने ये पूरी चीज़ क्रिएट की है और अब वो जो भाषा इस्तेमाल कर रही है उसको किसी भी तरह से किसी मर्यादा में नहीं रखा जा सकता। वो बहुत ही तू तड़ाक और बदतमीजी से बोल रही हैं, जिसकी प्रतिक्रिया में अगर कोई अलोकतांत्रिक संगठन है जैसे कि वहाँ है, जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं, जिस पार्टी से हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, शिवसेना नाम के, वो तमाम तरह की आप कह सकते हैं कि अलोकतांत्रिक गतिविधियों के लिए जाना जाता रहा है। उत्तर भारतीयों के खिलाफ एक मसल आंदोलन चलाने वालों में ही उनका जिक्र होता था। मजदूरों के मामले में भी उनका ऐसा था। इवन सांप्रदायिक मामले में उनका स्टैंड, वो तो बीजेपी के सहयोगी थे 25 साल तक और वो इससे ज़्यादा उग्र ढंग से बोला करते थे चीज़ों को, लेकिन अब उनसे भी ज़्यादा उग्र बोल के कंगना रनावत चर्चा में है। उनकी दुकान बीएमसी ने तोड़ी है, वो उसको बाबर से जोड़ दे रही हैं। कैसे, ये सिर्फ उनके ट्रोल समझ सकते हैं या वो सारे लोग जो सुशांत सिंह के लिए चिल्ला रहे थे उनके लिए चिल्ला रहे हैं वो समझ सकते हैं। बाकी देश तो नहीं समझ सकता कि हिंदुओं के मामले में बीजेपी के लोगों से ज़्यादा उग्र हिंदूवाद की पॉलिटिक्स करने वाली शिवसेना कैसे एक बाबर की पार्टी में बदल दी गई। ये तब है जब उनके जो उनका ऑफिस तोड़ा गया है बीएमसी द्वारा, उसका मुकदमा लड़ने के लिए जो वकील कोर्ट में खड़ा हुआ वो मुस्लिम समुदाय से है, लेकिन उन्होंने कश्मीर में हिंदू शरणार्थियों का मामला और वो सारी भाषा इस्तेमाल की जो ऐसे फ्रिंज संगठन इस्तेमाल करते हैं जो परोक्ष रूप से बीजेपी और आरएसएस के लिए काम करते हैं, वातावरण बनाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाते हैं और बहुमत हिंदुओं का है, 80% हिंदू है पूरे देश में और कई जगह कम ज़्यादा थोड़े बहुत होते रहते हैं, तो वो उनको ध्रुवीकृत करके राजनीति में इनकैश कर लेते हैं। ये बहुत सरल और सीधा ओपन फार्मूला है, अब इसमें कुछ लाग लपेट नहीं है। तो वो काम वो कर रही हैं। जाहिर है कि उनको ये सब करने के लिए, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा तो वहाँ करने का मतलब सोच भी नहीं सकता मुंबई या महाराष्ट्र में, ऐसा करने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य पीछे से चाहिए। जैसे एक चैनल जो कुछ कर रहा है, कुछ चैनल उसको पीछा कर रहे हैं, वो सब करने के लिए बहुत बड़ी सामर्थ्य चाहिए। आपको हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, विभिन्न इंस्टीट्यूशंस में, केंद्र सरकार में एक समर्थन चाहिए। मिल गया, उनको सुरक्षा मिल गई तुरंत वाई सिक्योरिटी की, तो वो सुरक्षित है, कुछ भी कर सकती हैं। तो बहुत सारे लोग उनको रिया की तुलना उनके साथ कर रहे हैं कि दोनों उत्पीड़ित हैं। वो बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। रिया जेल में है, उनके साथ उनका बस परिवार है, एक सिंपैथी हो सकती है बहुत लोगों की, लेकिन कोई प्रकट सहयोग किसी का हो ऐसा कुछ नज़र तो आया नहीं। एक वकील के बारे में उनसे बहुत सारी बातें की गई हैं जिसके बारे में डिटेल्स आएंगे कि उन्होंने क्या फीस दी, क्या ली। इसके अलावा उनके पास कोई समर्थन नहीं है, बुरा हाल है। उनको जो ये आपके टीवी के कैमरा क्रू हैं
ये उनके साथ मैन हैंडलिंग करते हुए आपने वीडियोस देखे ही होंगे। उस स्थिति में करुणा राणावत नहीं है, वो बहुत सुरक्षित है और बहुत ही बड़ी ताकत उनके पीछे होगी, क्योंकि वो जिस भाषा का इस्तेमाल एक शिवसेना के मुख्यमंत्री के लिए कर रही हैं वो सामान्य स्थिति नहीं है। और मुंबई और महाराष्ट्र में कोई ऐसा करके हाथ पैर और शरीर से साबुत रह सकता हो, ये संभव नहीं था। नॉर्मली शिवसेना के बारे में जो जानकारी है, ऐसा बीजेपी के भी बहुत से नेता नहीं करते, लेकिन वो कर रही हैं, तो इसके पीछे जरूर कोई ऐतिहासिक तो नहीं कहेंगे, लेकिन कोई ऐसी ताकत होगी जिसे कभी भविष्य में हम जानेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ी ताकत होनी चाहिए, तभी ऐसा कुछ आदमी करता है। ये मॉरल वाला इशू नहीं है, ये नंगापन का इशू है। और कोई किसी को गाली दे और बदतमीजी करे, ये कोई बहादुरी नहीं होती, ये टुच्चाई होती है। लेकिन इसको भी पीछे से समर्थन होता है, तब कोई दूसरा ऐसा करता है। तो खैर, वो बात अलग है। इसी मुद्दे पर मैं सोच रहा था कि करणी सेना के लोग जो हैं, जो तलवारें लेके वहां पहुंच गए हैं और एक जातीय प्रतिनिधित्व अपना निकालते हैं, उनसे किसी तरह से बात हो। तो उसके एक डॉक्टर हिमांशु, जो मैं कह सकता हूं कि थोड़े सभ्य सज्जन हैं और बहुत सारे आंदोलनों में मैं उनसे मिला हूं, देखा है मैंने उनको, तो मैंने उनसे बात की। वो भी उसके सलाहकार हैं करणी सेना के। तो उनसे जो बातचीत हुई वो आपके सामने प्रस्तुत है। जी नमस्कार, मैं पूर्व मेजर डॉक्टर हिमांशु जी। मैं सेना में चिकित्सक रहा जी और थल सेना के अपने सेवा अवधि के दौरान सियाचिन, कारगिल वॉर, उड़ी आदि सेक्टरों में और पराक्रम में, रेगिस्तान में, कह सकते हैं -50 से +50 तक सेवा का मौका मिला, सौभाग्य प्राप्त हुआ जी। और जिस संदर्भ में आज हम लोग वार्ता कर रहे हैं, श्री राजपूत करणी सेना के संदर्भ में, उनके राष्ट्रीय सलाहकार के बतौर कुछ मुद्दों पर जो कि काफी चर्चा में आए, छोटी मोटी सलाह, सही या गलत वो उसका निर्णय आप पर है, करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। आज बड़े भाई साहब जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और बहुत परिपक्व एक नजरिया रखते हैं, आपका आदेश निर्देश था कि कुछ हमसे संभवतः गलतियां हुई हो, कुछ बेहतरी की बात हुई हो, जो भी संदर्भ हो उसके संबंध में वार्ता का, उसके लिए आपके सेवा में उपस्थित। मुझे पहले ये बताइए, क्या नाम, देश में एक सेना में आपने अपना पूरा एक जीवन का अच्छा बड़ा हिस्सा काम किया, जिसको हम देश की सेना के तौर पे जानते हैं। और जब से हमने संविधान अंगीकार किया है, और उसके पहले भी अंग्रेजों ने भी उसी तरह की एक व्यवस्था बना दी थी, जिसमें सीमाओं की सुरक्षा का काम करने के लिए हमारे पास सेना है। और अगर देश में कोई समस्या होती है तो उसके लिए कानून सम्मत पुलिस वगैरह की व्यवस्था है। तो समाज में विभिन्न समाज के जो हिस्से हैं, बहुत तरह के हिस्से हैं, चूंकि समाज हजारों साल में बना है, तो उसमें और सेनाओं की जरूरत, अंदर घर के अंदर सेनाएं बनाने की जरूरत क्या है? हाँ जी, प्राइमा फेसी ऐसा लगता है, और आप ठीक भी हैं, संवैधानिक यदि हम उनको मानते हैं जी ढांचे को, तो ऐसा लगता भी है। तो लोगों की होती है तरीके की, यहाँ तो एक राजनीतिक दल भी है जो शायद चर्चा में भी है इस संदर्भ में, जिसका शिवसेना है। तो आपकी आपत्ति चूंकि कोई किसी विशेष संगठन पर नहीं है, सभी पर है, तो अपनी जगह वो ठीक भी है। लेकिन जैसा लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, लोगों की भावनाएं होती हैं, वो अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति विभिन्न प्रकार से करते हैं। तो सेना के साथ एक चीज जुड़ी है, शौर्य है, पराक्रम है, बलिदान की भावना है। तो उस शब्द की भावना को समझते हुए कुछ लोग उस रूप में उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सही बात यही है कि देश में एक हमारे पास भारतीय सेना है, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, तो वो है, बिल्कुल सही बात है आपकी अपनी जगह। लेकिन उस भावना को समझते हुए प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कुछ लोगों ने इस प्रकार की चीजें की है, जिसको जनता भी कुछ रूपों में स्वीकार करती है। एक आप पैरेलल सिस्टम की वजह से आपत्ति भी कर सकते हैं और उस भावना को समझते हुए अंगीकार भी कर सकते हैं, वो एक सब्जेक्टिव चीज है। अब मैं उनसे एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या मैं एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं कहूंगा। हाँ, कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। सेना पे आ जाता हूँ, जिस सेना का आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अभी तक उसके बारे में जो भी समाज का अनुभव है वो ये है कि कुछ ऐसे मुद्दों पर जो स्त्रियों के अधिकारों से संबंधित है या समाज की आधुनिक समझ से संबंधित है, जिसमें लोकतंत्र के अभ्यास का भी एक मामला है कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, लोकतंत्र में मनुष्य को, दूसरे मनुष्य को की भावनाओं को सहने की एक क्षमता होनी चाहिए। वो कितनी भी कुटिल कड़वी जैसी हो, उनको
उनका प्रतिकार करने का भी लोकतांत्रिक एक तरीका है। तो जी पाया ये गया है कि इस तरह की जो भी सेनाएं हैं और वो सेना भी जिसमें आप हैं, तो मूल जी ऐसे मामलों में सामने आई हैं जहां स्त्रियों के बारे में जो पुरुष प्रधान समाज की हजारों साल की परंपराएं हैं, जिसमें वो स्त्री जी को एक वस्तु समझते हैं या अपने अधिकार क्षेत्र की कोई चीज समझते हैं, मनुष्य नहीं समझते, ऐसे फैसले किया करती है। ऐसा क्यों है? हम थोड़ा आपसे का मुझे सौभाग्य है जी और मैं ये भी कह रहा हूं कि देखिए समाज से निरपेक्ष चीजें नहीं होती है संभव। जी कानून है, संविधान है, ये भी समाज सापेक्ष ही है। जी जी ये समाज राष्ट्र के लिए है। जी इससे निरपेक्ष होकर तो ये नहीं है। जी तो यदि कोई चीज ऐसी होगी जो असामाजिक होगी, कालांतर में स्वयं नष्ट हो जाएगी। यदि कोई चीज ऐसी होगी जो कि समाज उपयोगी होगी, जन उपयोगी होगी, समाज को किसी रूप से संवर्धित करती होगी, बेहतर बनाती होगी, जी तो निश्चित तौर पे वो चीज आगे चलेगी, जी ऐसे नष्ट होने वाली नहीं है। हाँ, कुछ चीजों में मैं आपकी बात से सहमत हो सकता हूँ कि उन्माद के दौर आते हैं जिसमें कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं या कुछ लोग कर देते हैं या कुछ लोग उसका स्वार्थवश लाभ उठाते हैं। तो देखिए सामाजिक संगठनों के साथ एक समस्या हमेशा रहनी है। मैं एक विश्लेषक की तरह ये बात कह रहा हूँ। एक सामाजिक संगठनों के साथ इसलिए रहनी है कि इसमें कोई एंट्री और एग्जिट कार्ड नहीं बनाया जा सकता कि आप पंच इन हुए पंच आउट हो गए। ये उसमें कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि समाज सबके लिए एक मंच होता है। इसमें सब प्रकार के लोग चले आते हैं। जैसे अन्न आंदोलन जैसी चीजें थी, वो जन आंदोलन था, उसमें सब प्रकार के लोग आए, लेफ्ट टू राइट सब लोग आए। तो उसमें कोई आइडियोलॉजिकल रेजिमेंटेशन आप नहीं कर सकते हैं। और सामाजिक संगठनों में, जातिगत संगठनों में, ऐसी चीजों में या मंचों में तो और भी असंभव होता है। सभी राजनीतिक दलों के, सभी विचारधारा के, और ह्यूमन साइकोलॉजी इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स फील्ड। किस तरीके से आदमी की मनोस्थिति होती है या किस तरीके से अलग अलग व्यक्ति की मनोस्थिति होती है या किस प्रकार से कौन व्यक्ति किस परिस्थिति में प्रतिक्रिया देता है, इसको हम तय नहीं कर सकते हैं। इसको ईश्वरीय ताकतें ही तय करती हैं। तो उनके रेजिमेंटेशन या उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स आप नहीं तय कर पाते हैं, बहुत सारी व्यवस्था। लेकिन हाँ, व्यापक तौर पे, मोटे मोटे तौर पे कुछ उद्देश्य तय किए जाते हैं। कुछ ऐसे मंचों के या ऐसे संगठनों के कुछ निश्चित तौर पे नियम कानून या कुछ पारंपरिक व्यवस्थाएं तय करनी चाहिए। आपसे सहमत हूँ। जब उन परंपराओं का, उन बूझ टैबूज का किसी तरीके से उल्लंघन होता है या कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, उस स्थिति में निश्चित तौर पे समाज की जिम्मेदारी बनती है, संगठन के जिम्मेदार लोगों की जिम्मेदारी बनती है और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी चीजों पे अंकुश लगाए। आपने जिस विशेष तरफ इशारा किया है वो है महिलाओं के अधिकारों संबंधित या महिलाओं से संबंधित संवेदनशीलता। देखिए, इससे पूर्व में जितने भी मसले हुए हैं, वो बालू पद्मावत जी वाला मामला था, फिल्म का मसला था, उसमें निश्चित तौर पे एक महिला के सम्मान में, जिसे पारंपरिक तौर पे देवी मानिंद माना गया था, उसके सम्मान में कहीं कोई हनन न हो उसके सम्मान का, इसी को लेके वो शायद समन्वय थी। तो यहाँ ऐसा माना जाए, जिस संगठन विशेष के सलाहकार होने का जिस हैसियत से मैं यहाँ हूँ, तो उसने तो कोई ऐसा किया नहीं। हाँ, जिस तरफ शायद आप इशारा करना चाह रहे हो या आपने कहा ना हो, शायद वो रहा हो कि वो नाकान काटने वाला आप शायद कहना चाह रहे हो, पूर्व में जैसा हुआ जी। तो उसमें देखिए हम लोगों ने बहुत स्पष्ट मंच से कहा कि कोई भी व्यक्ति आके अपने आप को करणी सेना बताने लगे, इससे कहने से करणी सेना नहीं हो जाता। 12 अब तो 14 साल हो गए इस संगठन को बने हुए, और इसके 11 उद्देश्य हैं, जिसमें पर्यावरण भी है, जिसमें सांस्कृतिक संरक्षण भी है, इतिहास का संवर्धन भी है। करंट अफेयर पे आ जाते हैं। मसलन ये कंगना रनौत जी वाला जो मामला है जी जी जी, कंगना रनौत जी के समर्थन में आपकी संस्था जो है वो बम्बई तक बहुत से लोग गाड़ियों वाड़ियों में गए हैं, नारे वारे लगा रहे हैं और वो उनकी सुरक्षा का दावा कर रहे हैं। कंगना रनौत जी राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से एक वहाँ की एक कानून व्यवस्था की घटना के मामले में कई टीवी चैनलों पर आमने सामने है। ये किसी का भी अधिकार है, ठीक है, हमें उस पे हम नहीं जाते, लेकिन वो जो शब्दावली इस्तेमाल कर रही है और जो भाषा इस्तेमाल कर रही है, जिसका उससे सीधा कोई संबंध नहीं है। शिवसेना मुसलमानों की पार्टी है, ऐसा तो ना आप कहेंगे ना मैं समझूंगा या कोई समझेगा। शिवसेना वहाँ सरकार की अगुआ है। शिवसेना से के नेता के बारे में उनके कुछ आग्रह दुराग्रह हैं, जिसमें उनकी जो भाषा है उसे किसी भी तरह से मर्यादा में नहीं कहा जा सकता, वो उकसावे की है।
शिवसेना एक ऐसा संगठन रहा है आपकी सेना की तरह ही जो उग्रवादी किस्म की हरकतें करता रहा है, जिसके भी हम लोग कम से कम एक बहुत बड़ा सा समाज उसके समर्थक न पहले था न अभी हो सकता है। खैर जी, लेकिन वो जो कह रही हैं कि बाबर ने मेरा ऑफिस तोड़ दिया, बाबर इसमें से कहाँ आ गया भाई, या वो मुसलमानों के बारे में इससे जोड़ रही हैं और भी सारी बातें वो मुसलमान और बाबर ये सब पे ले जा रही हैं। ये बात समझ से परे है कि जिसका कोई सीधा संबंध नहीं हो, लेकिन आप इसे निशाना बनाएं तो ये एक राजनीति इस देश में है इस तरह के काम करने वाली। और वो राजनीति सब जानते हैं कि जिस समय जो सत्तारूढ़ दल है उसके बहुत से फ्रिंज संगठन इस तरह की राजनीति करते हैं, उनको कानूनी और दूसरी तरह के संरक्षण मिलते रहे हैं और उसकी वजह से वो इसका उपयोग करते रहे। जी, तो क्या कंगना जी के इस उपयोग में आपकी सेना उनके साथ है, या आप भी इस तरह की सांप्रदायिक भावनाओं को सृजित रखना चाहते हैं समाज में, जिनका कोई सर पैर न हो, जिनका कोई सर, बाबर से क्या मतलब उनकी दुकान तोड़ने से या उनका दफ्तर तोड़ने से? ये जरा हम इसे दिखा दीजिए तो हम समझे जरा कुछ। मैं आपकी बात से, आपकी भावना से बिल्कुल सहमत हूँ, 100% सहमत हूँ जी कि देश में कम से कम और शिवसेना के बारे में तो कोई भी ये नहीं मानेगा जी, लेकिन इसमें जो सबसे संतुलित टिप्पणी मैं अगर समझूंगा किसी की आई है जी, तो वो मैं शरद पवार जी की कहूंगा जी। और यदि मुझे लगता है कि इस समस्या का, वैसे तो ये कुछ समस्या भी मैं बड़ी नहीं मान रहा हूँ, ये समस्या है ही नहीं जी, इस देश में। इस वक्त जब देश कोरोना से संकट से जूझ रहा है, जी, अर्थव्यवस्था बदहाल है, जी, बदतर स्थिति में है जी, और चीन, मैं तो फौज का आदमी हूँ, रोज इस तरीके की खबरें आ रही है कि चीन यहाँ तक पहुँच गया या वहां तक पहुँच गया, जी, वो आपकी छाती पे है समस्या एक। जी। उस वक्त मेरे हिसाब से किसी के पास 50 ग्राम भांग मिल गई या कौन किसका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, ये तमाम मुद्दे मेरे हिसाब से बेईमानी है। हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं समाधान करने के लिए और मैं इनको देश हित में भी नहीं मानता इस तरीके के विवादों को। लेकिन एक जो मूलभूत बात है, चाहे वो रिया चक्रवर्ती जी के लिए हो कि जिस तरीके से बदतमीजी से उनके बारे में भी लोगों ने कहा, अब ये मुझे बड़ी अजीब सी बात लगती है कि जब रिया चक्रवर्ती जी के बारे में कही जाए तो वो ठीक है और यदि वही बात कंगना रनावत के बारे में कही जाए तो हम तलवार निकालेंगे। तो देखिए, तलवार तो दोनों के लिए निकलनी चाहिए और निकल भी रही है और हम दोनों के ही उसमें है कि दोनों का हितों का आनंद न हो, ये मानवीय हितों के हनन की बात है। दोनों में एक बुनियादी थोड़ा सा फर्क है, वो ये है कि रिया एक मामले में एक क्रिमिनल मामला है जिसमें उनके खिलाफ एक परिवार ने शिकायत की है, वो एक क्रिमिनल उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और उनको वैसे कहा चाहे जो जाए लेकिन कोई प्रकट प्रोटेक्शन किसी का नहीं है। मतलब उस तरह मैंने दूसरे संदर्भ में मैंने तो मीडिया की आसक्ति के संदर्भ में मैं एक से बात बता रहा था, जबकि हम साफ साफ पा रहे हैं कि सिर्फ एक बयान देने की वजह से कंगना रनावत जी को वाई सिक्योरिटी दे दी गई है। तो इसमें ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार जो है, क्योंकि वो जो बातें वो बोल रही है जिसपे मैंने पहले सवाल आपसे किया था बाबर वक्त है, ये बातें इस मौजूदा सरकार को हम ये बार बार पाते हैं कि बहुत जगह वोट दिलवाने में मदद करती है। इस तरह की धारणा अगर समाज में बनी रहे तो ये उनको उन समस्याओं पर, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि बॉर्डर पे चीन की इतनी बड़ी समस्या है, मैं उसमें एक और चीज जोड़ दूं, अर्थव्यवस्था की बहुत बुरी हालत है। अर्थव्यवस्था में क्या बदहाल है? अब बदहाल है, किसान की हालत खराब है, हमारे बेरोजगारों का जो हाल है वो आप देख ही रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में लट चला है किसानों पर, कुरुक्षेत्र में आज बिल्कुल आप ठीक है, किसानों पर रोज हो रहा है, कहीं ये खबर नहीं है। कल रात अखबारों ने अंधेरा किया 9 बजे, वो खबर नहीं है। लेकिन ये खबरें जो खबरें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये यही सारी खबरें हैं और देश में। तो अगर आपकी करणी सेना ऐसी खबर बनवाने में सक्रिय है तो समाज में उसका क्या रोल है? करणी सेना तो मैंने कहा उसके, जैसे मैंने कहा श्री राजपूत करणी सेना के 11 उद्देश्य हैं। यहाँ कंगना रनावत जी के संदर्भ में 2 बातें महत्वपूर्ण है। मैं उसे जातिगत खांचे में नहीं डाल रहा, जबकि एक जातिगत संगठन है वो। मैं तो रिया चक्रवर्ती भी फौजी की बेटी है, उनके पिताजी संभवतः हिंदुस्तानी फौज में इतना योगदान दिए होंगे, क्या ये कोई आपत्तिजनक बात नहीं है कि उनकी बेटी को इस तरीके का ऐसा वक्त देखना पड़े और ऐसे लोग उनके बारे में ऐसी घटिया बातें करें। घटिया बातें दुनिया भर की कही जा रही, झूठी, जिसका कोई सर पैर नहीं है।
सब पहले एक मैं तो कह रहा हूँ 100 ग्राम उसकी जो है 50 ग्राम क्या वो उसमें राष्ट्रीय विवेक और राष्ट्र जो विमर्श है इस देश का 100 ग्राम अफीम में गिरा पड़ा 100 ग्राम भांग में गिरा पड़ा हुआ है। सावन के महीने में आइए हमारे शहर में, आप कहीं भी जाकर रगड़ लीजिए, इतनी उगती है। अगर यही राष्ट्रीय विवेक और राष्ट्रीय विमर्श का गड्ढा है तो 100 ग्राम भांग, तो देखिए ये तो इस तरह, मैं माफी चाहूंगा, मैं शायद अन्यथा न लीजिएगा, मैं मीडिया की भी प्राथमिकताओं पे ये बात कह रहा हूँ। तो जहाँ तक करणी सेना का सवाल है, जहाँ तक करणी सेना का सवाल है, क्योंकि कंगना रनावत जी को किसी व्यक्ति ने ये कहा, यदि रिया चक्रवर्ती को भी कहते तो भी संभवतः हमारी प्रतिक्रिया यही होती कि आप किसी व्यक्ति को देश के किसी भाग में जाने से इस तरीके से ललकार नहीं सकते हैं। अब ठीक है, वो एक पार्टी विशेष की इस तरीके की पुराना इतिहास है या उन लोगों को इस तरीके की अभ्यास है ऐसी बातें कहने और करने का, वो एक दिक्कत, उनकी अभ्यास के कारण एक दिक्कत हो सकती है। लेकिन क्या किसी को भी पूर्व में भी ऐसा होता था कि साहब मुंबई से भैया लोगों को भगाइए, यूपी वालों को भगाइए, बिहार वालों को भगाइए? देखिए हिंदुस्तान के संविधान का वहाँ भी उल्लंघन होता है। तो जहाँ संविधान, मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी इस चीज का समर्थन कर सकता है कि किसी को कहीं से देश में भगाया जाए, किसी के खिलाफ इस तरह का दुष्प्रचार किया जाए या किसी को धमकी दी जाए और वो भी सरकार में बैठ के। मैं तो कह रहा हूँ समझदार आदमी इसके पक्ष में होगा या है। जी मैं तो संजय राउत जी के लिए भी कह रहा हूँ, यदि कोई संजय राउत जी को ये कहता है कि भाई उनको उत्तर प्रदेश में नहीं घुसने देंगे, बिहार में नहीं घुसने देंगे, तो और किसी कारण से कहे तो कहे, लेकिन अगर उनके संवैधानिक हकों के या उनके अभिव्यक्ति के उसके प्रतिशोध की भावना से या उसके विरोध में कहे तो देखिए मेरी समझ के परे ये बात है कि भाई उनको भी, संजय राउत को भी कोई कहीं जाने से क्यों रोके। सही बात। लेकिन एक जिम्मेदारी का देखिए सामाजिक, यहाँ आप सरकार और व्यक्ति को एक पलड़े में नहीं रख सकते हैं। ठीक बात। सरकार और पलड़े एक में नहीं रह सकता। एक व्यक्ति की गलती या उसका मुंह फट होना या उसका किसी बात को बेबाकी से कह देना, गैर जिम्मेदारी से कह देना, और सरकार का गैर जिम्मेदार हो जाना, ये दो बातें बड़ी अलग है। और एक बात बहुत खतरनाक है, सरकार का गैर जिम्मेदार हो जाना। व्यवस्था का, यदि एक व्यक्ति का सुप्रीम कोर्ट तक बात आई है, भैया तो वो गलत था वो व्यक्ति, या फिर उसका 1 रुपए में निदान हुआ है, तो 1 रुपए का निदान और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी प्रजातंत्र के लिए हितकर नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, मैं नहीं कह रहा कंगना रनावत हो, मैं हूँ, मेरी तरफ से उद्धव ठाकरे हो, मेरी तरफ से नरेंद्र मोदी हो, कोई हो, यदि उनको इस तरीके से चैलेंज किया जाएगा, आपको बंगाल में नहीं घुसने दिया जाएगा, आपको बिहार में नहीं घुसने दिया जाएगा, क्यों भाई, भारतवर्ष से बाहर है क्या ये जगह? और जब तक भारतवर्ष के संविधान में है तब तक इस प्रकार के किसी भी, तो उसके मतलब हम सैद्धांतिक तौर पर खिलाफ हैं। जी का भाई महिला है और इत्तेफाक से भाई क्षत्रिय परिवार से रहे हैं, तो उस कारण से भी एक सहजता से एक आत्मीयता और एक समर्थन भाव लोगों में आता है। और आप जानते भी हैं कि इस देश में भावनात्मक प्रधान ये देश है, ऐसे मुद्दों पे भावनात्मक उबाल आता है, तो वो कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। लेकिन कंगना रनावत जी भी यदि कोई संयम से काम ले और जिम्मेदार उससे ले तो ये अपेक्षा उनसे भी करते हैं। यदि कुछ लोग, तो वो गलत नहीं करते हैं, उन्हें भी जिम्मेदारी से करना चाहिए। और जाहिर है देखिए, ये आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि ऐसे मुद्दों पे चाहते न चाहते राजनीति तो होती है, जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, वो चुनाव के मैदान बन जाते हैं। किसी को, मुझे नहीं लगता है कि सुशांत राजपूत के प्रति किसी की आज कोई बहुत ज्यादा इन लोगों की खास तौर पे, ये तो कोई एक जैसे चुनावी शिकारियों का, गिद्धों का जमावड़ा हो गया। अगला सवाल मेरा वही है कि क्या जब हमें साफ साफ समझ में आ रहा हो कि चाहे रिया का मामला हो चाहे कंगना जी का मामला हो, ये मामले राजनीतिक दलों ने अपने लिए बड़े या छोटे किए हैं जिनका मीडिया पर नियंत्रण है, और हो सकता है कि आज आप उनके समर्थन में जा रहे हो, कल कंगना जी को आप किसी ऐसी भूमिका में देखें जो इस सरकार में सरकारी पद पर हो या किसी और तरह से हो। वैसे तो उनको सुरक्षा दी ही गई है, लपक के सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है, जबकि ऐसा बहुत के मामलों में वो नहीं करती है। कोर्ट तक उनको जाना होता है, वहां से भी नहीं हो पाता है। तब करणी सेना की क्या करणी सेना राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी की सफलता में हिस्सेदार रहना चाहती है? नहीं, इससे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब हम इस बात से सहमत नहीं हैं, जब पद्मावत का मसला था तो हम तो बहुत खुश नहीं हैं। हमारे तमाम विरोध के बावजूद एक फिल्म नहीं रुकी। कहीं ये कहानी भी चली कि वाईकॉम 18 की है, अंबानी साहब की है, इसलिए अंबानी साहब सब पे भारी हैं, है ना? भाई उनकी मित्रता कहाँ है, जग जाहिर है।
तो हम किसी के पक्ष में हो नहीं है, और ये जैसे हिंदू मुसलमान वाले में भी हम उस नैरेटिव में नहीं है। पद्मावत जी का जो जायसी साहब का पद्मावत है, उसमें एक मुसलमान ने देवी मानिंद पद्मावत जी को पेश किया। आज भी जो कंगना रानावत जी के वकील हैं सदफी साहब, इत्तेफाक से मुस्लिम उस समाज से आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम के नैरेटिव में मैं नहीं हूँ, हम भाजपा और इसके नैरेटिव में नहीं है। मैं तो बल्कि कहना चाहूंगा कि इसमें सबसे सुयोग्य व्यक्ति इस मसले में यदि कोई है वो शरद पवार जी हो सकते हैं। वो बात अलग है कि वो बड़े धीर गंभीर व्यक्ति हैं और वो ऐसे मसलों में, जैसे मैं भी मानता हूं कि ये अवांछनीय विवाद है और देश हित में ऐसे विवाद हो नहीं सकते हैं, और इसको यदि कोई भी राजनीतिक दल यदि ऐसी चीजों को प्रश्रय देता है या इनके प्रति तुष्टीकरण का भाव रखता है, तो वो हो सकता है कि वोट कमा ले, लेकिन वो देश नहीं बना सकता है। और खासतौर पे ऐसे माहौल में दोबारा इस बात के समेटे, चूंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, ये आखिरी बात आपकी बहुत बढ़िया है कि वो फिर देश नहीं बना सकता है। इसी नोट से आज का खत्म करते हैं, फिर भविष्य में फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार हिमांशु जी। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।